हाय एवरीबॉडी। इन द लास्ट वीडियो हमने 144 सेक्शन जो सीआरपीसी का पहले 125 होता था वो डिस्कस किया था, 144 बीएनएसएस, जिसमें हमने मेंटेनेंस का प्रोविजन डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, दैट इज़ 145। उसमें हम ज्यूरिसडिक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे आप केस फाइल करोगे, किस कोर्ट में केस फाइल होगा। तो अगर कोई केस फाइल करना चाहती है लेडी, प्रोसीडिंग्स अंडर 144 में बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। नंबर 1, जहाँ पे वो खुद रहता है, हस्बैंड जहाँ खुद रहता है। सेकंड, खुद या उसकी वाइफ के साथ जिस जगह वो जॉइंटली रहता था। लास्ट, रिजाइडेड, मतलब वो दोनों इकट्ठे किस जगह रहते। और फोर्थ इज फादर मदर उसके जहाँ पे रिजाइड करते हैं। इन केसेस में आप इन प्लेसेस पे उसकी पिटिशन फाइल कर सकते हो। ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट। अच्छा, इन केसेस में क्या होता है कि आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। ऑल एविडेंस इन हिज प्रेजेंस और हिज पर्सनल अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि एप्लीकेशन लग जाती है कि उसकी इफ़ ही स्टेइंग अब्रॉड, ही स्टेइंग इन अनदर स्टेट, तो उसका क्या है, देन एक एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन लग जाती है उन केसेस में, देन हिज एडवोकेट रिप्रेजेंट्स। अदरवाइज जो इसमें एविडेंस होती है, जो जिरा बोलते हैं जिसको, वो उसकी प्रेजेंस में ही होनी चाहिए। अब अगर कुछ केसेस में इफ़ ही इज ट्राइंग टू अवॉइड सर्विस, जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता था, द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड इज टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विस। अगर वो सम्मन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, लेडी ने सम्मन करवाया अपने हस्बैंड को, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। निग्लेक्टिंग टू अटेंड कोर्ट, अगर उसने सम्मन एक्सेप्ट कर लिया और वो आ ही नहीं रहा कोर्ट में, तब मजिस्ट्रेट एक्स पार्टे ऑर्डर पास करेगा। एक्स पार्टे मतलब उसकी प्रेजेंस के बिना एक्स पार्टे दे देगा ऑर्डर, एक ही पार्टी के फेवर में, उसकी कोई भी एविडेंस सुने बिना, उसके प्रेजेंस, उसका रिप्लाई लिए बिना ऑर्डर पास हो जाएगा। उसके बाद जो है, अगर कुछ टाइम बाद उसको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो फिर वो कोर्ट में आता है, एक सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन डालता है। सेटिंग असाइड मीन्स कि उस ऑर्डर को सेट असाइड कीजिए और आप प्लीज़ मुझे अंदर आने की परमिशन दीजिए और कोर्ट में अपना केस रिप्रेजेंट करने की परमिशन दीजिए। तो फिर कोर्ट क्या करता है, अगर उसके रीज़न स्ट्रॉन्ग हैं कि वो क्यों नहीं आ पाया, कई बार उसको सम्मन मिलते भी, देन ही वाज बिजी इन सम अदर वर्क या फिर मेडिकली अनफिट था, जो भी था, उन केसेस में उसको कोर्ट फिर ग्रांट कर देती है और वो अपनी एप्लीकेशन दोबारा अलाइव कर सकता है। और लेकिन एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सेटिंग असाइड एप्लीकेशन डाली है उसने एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट, इसमें 3 मंथ्स का टाइम होता है। विद इन 3 मंथ्स ही उसको आना पड़ेगा। उसके बाद आएगा भी तो तब भी उसकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकती है। और इस केस में वो जज उसको कॉस्ट भी इम्पोज कर सकता है कि आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी वाइफ को या लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करनी पड़ेगी, तभी आपका एप्लीकेशन जो है सेटिसाइड होगा। तो ये है हमारा 145। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट है, राजेश वर्सेस नेहा। कई जगह कोर्ट हुई, 220 में जजमेंट आई थी इसके। ये बड़ा लैंडमार्क लॉ है। इसमें क्या हो रहा था कि कोर्ट्स देख रहे थे कि जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं, मतलब बेसिकली जो सीआरपीसी में गाइडलाइंस थी इन दीज मैटर्स, टाइमलाइंस थी फॉर डिसाइडिंग द इंटरिम एप्लीकेशन, फॉर डिसाइडिंग अदर दिस थिंग, वो फाइनलाइन वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये वाली जजमेंट में स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई हैं। इसमें फैक्ट्स ये थे कि वाइफ ने एक एप्लीकेशन डाली अंडर 125 सीआरपीसी, जो कि अब 144 है, अपने और अपने माइनर सन के बिहाफ पे एप्लीकेशन ये सबमिट करी। 2013 में उसने घर छोड़ दिया जब उसके बेटे का जन्म हुआ, और एप्लीकेशन उसने फाइल करी सितंबर 2013 में जाके। उसके बाद 24 अगस्त 2015, आफ्टर 2 years, इंटरिम मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस दोनों ही जज ने तब डिसाइड करी। मतलब इंटरिम का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केस के पेंडिंग होने पे ही आप ये एप्लीकेशन फाइल करते हो, ताकि जो बीवी है उसको कुछ अमाउंट ड्यूरिंग पेंडेंसी मिलता रहे। अब इस केस में क्या था कि 2 साल बाद उन्होंने इंटरिम एप्लीकेशन और फाइनल एप्लीकेशन डिसाइड करी। 1 सितंबर 2013 जो था, उससे उसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने एप्लीकेशन अपनी फाइल की थी सितंबर 2013। तो जो ये ऑर्डर उसने इंटरिम मेंटेनेंस और मेन मेंटेनेंस का पास किया, जिसमें वाइफ को 15,000 और बेटे को 5,000, ये उसने डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगाया कि वाइफ को 2 साल का पीरियड, जब उसने एप्लीकेशन फाइल की थी 2013 में, उस पीरियड से, उस डेट से ही उसको पिछले एरियर्स मिलने चाहिए, ये नहीं कि जिस दिन ऑर्डर आया है। सो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था। हस्बैंड ने उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ डिसमिस हो गया। उसके बाद अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, और जो हस्बैंड था उसके जितने भी आईटी रिटर्न्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो फाइल करो।
सब कुछ करो। हस्बैंड कहता है मेरे आईटी रिटर्न्स के बेस पे ऑर्डर कर दिया, इट इज़ अ रॉन्ग ऑर्डर एट्सेट्रा। तो कोर्ट ने उसको बोला कि आप 2 लाख जो है इंटरिम मेंटेनेंस का बचा है और 3 लाख दूसरे मेंटेनेंस का, आप उसको पहले पे करिए। फिर भी वो पे नहीं कर पाया। फिर 14 अक्टूबर 2019 को बोलता है कि मैं नहीं पे कर पा रहा पूरे एरियर्स। फिर फाइनल अपॉर्चुनिटी नवंबर की मिली, तो जज ने बोला कि या तो आप पे कर दो या फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा इस ऑर्डर का, मेरे ऑर्डर का। तो फिर टू इंश्योर दैट प्रॉपर गाइडलाइंस शुड बी इनिशिएटेड, शुड बी ड्राफ्टेड, 2 सीनियर्स अपॉइंट किया मेकर्स क्यूरी, उन्होंने फिर ये किया। उसके बाद फिर दिसंबर 2019 में 1,45,000 को ऑर्डर उसको मिला कि आप इतने पैसे तो जमा करो 45 डेज में। फिर भी उसने पेमेंट नहीं करी। फिर उन्होंने बोला, फादर कहता है मैं माइनस सन के 10,000 रुपीज़ पर मंथ तो पे कर दूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ पे नहीं कर सकता। फिर ऐसे ऐसे करके फाइनल ऑर्डर एफिडेविट सबमिट हुआ, 5 लाख पेंडिंग थे। फिर कहता मैं 50% दे देता हूँ। फिर देन द केस अगेन वेंट फॉर मीडिएशन फिर फेल हो जाती है। हस्बैंड कहता है मेरे पास कोई फाइनेंशियल मीन्स ही नहीं है, मैं अपने फादर से बोरो कर रहा हूँ टू पे फॉर द सन एंड द वाइफ। फिर आर्ग्यूमेंट्स, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे आ गई बात। तो हस्बैंड कहता है भाई मैं एम्प्लॉयड ही नहीं हूँ, मैं तो मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है, मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, मैं तो एक नया बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं तो पे कर नहीं पा रहा, और मेरे पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं जहाँ से मेरे को मनी मिल रहा है। फिर वाइफ का ये रिप्लाई है कि उसके पास काफ़ी सोर्सेज हैं, अपनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी भी है, रेंटल इनकम भी है, देन ही हैज़ द मीन्स टू पे बट ही इज़ निगलेक्टिंग टू पे। और एकेडमिक जो ईयर है उसकी फ़ीस भी इसने जमा नहीं करी थी, तो उसकी फ़ीस अगर जमा नहीं होगी तो बच्चे की जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। वाइफ कहती है कि ये फंड्स डाइवर्ट कर रहा था अपने पेरेंट्स की तरफ और शो कर रहा था कि मेरी कोई इनकम नहीं है, स्त्रीधन भी इसी के पास था, तो ये सारा कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कंसील कर रहा है। फिर कोर्ट ने एनहांसमेंट की एप्लीकेशन को मंजूर किया और उन्होंने ये बोला कि एनहांसमेंट के लिए तो आप फैमिली कोर्ट में जाइए, लेकिन फिर ऑर्डर इसके फेवर में किया। देन दे स्टार्टेड मेकिंग दीज गाइडलाइंस। फैमिली कोर्ट नागपुर ने फिर किया डिसीजन, तो अल्टीमेटली जो है वाइफ के फेवर में आया कि जो नीचे वाले कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 15,000 पर मंथ फॉर 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, इफ़ ही फेल्स टू पे देन रिकोर्स होगा, वो सारा इसको मतलब वाइफ के फेवर में आ गई, जजमेंट आ गई। बट अब इसमें जो गाइडलाइंस थी उसका ये मीनिंग था कि एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस जो थी, इंटरिम मेंटेनेंस, उसको 7 साल लग गए डिसाइड होने में। इमेजिन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस का पर्पस ही है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केस उसको वाइफ को कुछ मिले, बट इसमें 7 साल इतना गूफ अप। तो फिर इन्होंने सारा कंपैरिजन ड्रॉ किया, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में क्या होता है, देन स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है, ये सारा कुछ इन्होंने सारे प्रोविजंस को सेपरेट किया। फिर उसके बाद पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस बनी कि किन फैक्टर्स में जो है असेस होनी चाहिए, कितनी मेंटेनेंस है, सारे क्वांटम क्या होना चाहिए मेंटेनेंस का। जजमेंट्स कोट करी इन्होंने कई सारी, चिन्मैया वर्सेस वरिंदर, देन इंदिरा सरना वर्सेस वीके सरना, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है कि प्रीवियस। अच्छा, इसमें एक ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस हुआ, जिसमें कि बोलते हैं कि जैसे सेक्शन 24 जो है HMA का, हिंदू मैरिज एक्ट का, और कुछ सेक्शंस DV एक्ट के हैं, कुछ सेक्शंस HAMA के हैं, अडॉप्शन मेंटेनेंस, तो ये क्या ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसको एक एक्ट में मेंटेनेंस मिल गई तो क्या जज को दूसरे एक्ट्स कंसिडर नहीं करने चाहिए। उन्होंने ये बोला कि जब आपको एक एक्ट के अंडर मेंटेनेंस मिल गई, सेक्शन 125 मिल गई फॉर एग्जांपल, एंड देन द वाइफ फाइल्स अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हाउस, तो उनको पिछली वाली जो मेंटेनेंस मिली उसको मद्देनजर रख के ही करना पड़ेगा। दे हैव टू कंसिडर द प्रीवियस मेंटेनेंस एंड देन ओनली दे कैन पास एन ऑर्डर। सो इट शुड नॉट बी ओवर एंड अबव, मतलब हस्बैंड को भी इतना बर्डन नहीं करना। बहुत सारी और आई इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वाइफ को डेस्टिट्यूट की कैपेसिटी में नहीं रखना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो होना चाहिए जो हस्बैंड का है। सारे पोजीशन, स्टेटस, वांट्स क्या है वाइफ की, जस्टिफिकेशन फॉर लिविंग सेपरेटली क्या है, देन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इंडिपेंडेंट उनकी अर्निंग्स क्या है, एज ऑफ द पार्टीज, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर वाइफ है तो वाइफ अगर बच्चे के लिए उसने जॉब छोड़ी तो उसकी कितनी एम्प्लॉयमेंट का नुकसान हुआ है, मतलब उसकी क्या पोजीशन हो सकती थी, उसकी क्या सैलरी हो सकती थी उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद उसकी रेजिडेंस का क्या रेंट होना चाहिए, वो सारा जब फैक्टर्स पूरे करके इन्होंने गाइडलाइंस बनाई आगे वाले मैटर्स में, एंड इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस। एंड एग्जीक्यूशन के दौरान जो है
जब हस्बैंड नहीं पे करता तो उसका डिफेंस भी स्ट्रक ऑफ हो सकता है। देन इनहेरेंट पावर होती है कि ही कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एक्स पार्टी, या फिर उस पर कंटेम्प्ट होगा, या उसका डिफेंस भी स्ट्रक ऑफ हो सकता है। बेसिकली ये जो 125 की प्रोसीडिंग्स होती है ये मनी डिक्री की तरह ट्रीट होती है। इसमें स्ट्राइक ऑफ डिफेंस हो सकता है, कंटेम्प्ट हो सकता है, जैसे एक रिकवरी सूट फाइल होता है कोर्ट में वैसे ही इसका हो सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस पे उन्होंने बोला कि एफिडेविट, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें है, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स का एफिडेविट। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने एफिडेविट सबमिट करेंगे, कितनी अर्निंग्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितने लोन्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका एक पूरा एफिडेविट है। उसके फॉर्मेट्स नेक्स्चर समेत इस वाले जजमेंट में उन्होंने साथ में फॉर्मेट्स भी लगा दिए कि आप इन फॉर्मेट्स को फॉलो करो एंड यू हैव टू फाइल दिस प्रॉपर एफिडेविट। वाइफ विल फाइल फर्स्ट एंड ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द रिप्लाई द हस्बैंड विल फाइल। सो आप इस जजमेंट के एफिडेविट जो हैं, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, उसमें आप देख सकते हो कि कितने कितने कॉलम्स है उसके अंदर, वो सारे आपको फिल करके भेजने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द वाइफ विल गेट मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर उसने एप्लीकेशन जिस दिन फाइल की इंटरिम मेंटेनेंस की, उस डेट से ही उसको जो है मेंटेनेंस मिलेगी, मतलब उसको पीछे से मिलेगी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर 2 साल बाद हुआ है अगर मेंटेनेंस का, पर जो वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब उसने एप्लीकेशन फाइल की थी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मैंने रील्स भी डाली हैं, वो भी वॉच करिए। देयर आर स्मॉल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन द रील्स, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।